नमस्कार बच्चों, हमने अगले वीडियो में यह जो हमारी काव्य है उसका गायन किया था। मैं अपेक्षा रखती हूँ कि गायन करके आपने उसे याद कर ली होगी। चलो तो आज इस कहानी जैसी काव्य है उसे हम समझते हैं, जिसके कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी है वह राष्ट्र कवि है और उन्हें सन 1986 में चिरगांव जिला झांसी में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। जैसे आप लोग अपनी कल्पना शक्ति से, सृजनात्मक शक्ति से नई नई कहानियाँ, कविताएं बनाते हैं, वैसे ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उनको किस में दिलचस्पी थी, यानी कि वो क्या अच्छी तरह से कर सकते थे, उसका अंदाज़ा द्विवेदी साहब को आ गया था। तो उसने कहा कि आप ऐसी खड़ी बोली वाली कविताएं या फिर लेखन कार्य कीजिए। तो उसमें वह जुड़ गए और फिर वह उसमें आगे बढ़ते गए और प्रख्याति भी मिली। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन की समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, परंपराएं क्या है, उसे समझकर उसको इसमें ढालने का प्रयत्न किया। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यासकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। जो साकेत है वह महाकाव्य का नाम है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथवत आदि इसकी मुख्य काव्य कृतियाँ है और उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। बच्चों, आप अगर आगे जाकर हिंदी विषय में पढ़ेंगे तो ये सब कहानियाँ आपको आएगी। यशोधरा, पंचवटी जो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पढ़ते हैं फिर भी यह कहानियाँ पढ़ने लायक है, आपको दिलचस्पी होगी, ऐसी है। फिर अब इस कहानी जैसे काव्य को संक्षिप्त में समझते हैं। सबसे बड़ा इसमें जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि इस काव्य जैसी कहानी की जो सीख है वह यहाँ पे बताई है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह इस काव्य का हार्द है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है, यानी कि उसको उसमें साबित कर दिया है कि हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा ही होता है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। जो बचपन में जिसका नाम सिद्धार्थ था और बड़े होकर वह गौतम बुद्ध बने, उसकी यह कहानी है। उन दोनों के माता और पुत्र के संवाद इसमें है, जिसमें उनका पुत्र राहुल, जिसमें यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। तो फिर इसमें माँ और पुत्र के जो संवाद है काव्य के रूप में, उसे हम पठन करते हैं और फिर समझते हैं। चलो अब काव्य की ओर बढ़े, जिसमें है माँ कह एक कहानी। बेटा माँ से कहता है, जैसे हम अपने दादा दादी को, नाना नानी को, यानी कि बुजुर्गों को कहते हैं कि आज हमें कहानी सुनाइए, वैसे यहाँ पे राहुल है वह अपनी माता से कहता है कि माँ हमें कहानी सुनाओ। तब माता उसे उत्तर देती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? वो सामने कहती है कि कहानी तो नानियाँ सुनाती थी, तो आज मुझे क्यों कहता है तूने क्या मुझे भी अपनी नानी समझ लिया जो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी? तब फिर बेटा कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। ऐसा हुआ उत्तर देता है कि यह जो चेटी है यानी कि दासी, यह जो दासी है वो यह कहती है कि तू मेरी नानी की ही बेटी है, तो नानी जैसी ही कहानियाँ तू भी सुनाएगी, तो फिर तू भी कहानी सुना दे आज, नानी नहीं तो। माँ कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ हाँ कहे ना कहे उनसे पहले तो बेटे ने ही कहानी शुरू कर दी कि बोलो बोलो माँ आज कौन सी कहानी सुनाने वाली, राजा था या रानी, रानी की या राजा की? माँ कह एक कहानी। ऐसे कहानी शुरू भी राहुल ने ही कर दी। तब
तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। फिर माताजी क्या करती बेचारी, उसने कहानी शुरू कर दी। कहते ही कि सुन हठी मानधन मेरे, हठी यानी जिद्दी, जैसे आजकल सभी बच्चे होते हैं, शायद आप भी हो, मैं भी हूँ। तो वो बोलते हैं कि तू जिद्दी बहुत है, इसलिए मानेगा नहीं, कहानी तो सुनानी ही पड़ेगी। तो मानधन मेरे, मेरा जो सबसे बड़ा धन है, तू अनमोल रतन है मेरा, तो फिर तू ये कहानी सुन कि उपवन में बड़े सवेरे, यानी कि बाग बगीचे में बड़े सवेरे, यानी कि बहुत जल्दी सुबह, तात भ्रमण करते थे तेरे, तात यानी पिता, तुम्हारे पिता वहाँ पे टहलने गए थे, चलने गए थे। तो तब क्या, कहाँ पे टहलने गए थे, जहाँ सुरभि मनमानी, यानी कि सुगंध जो फूलों की होती है, वो सुगंध एकदम सी मनमानी जो हमें रोचक कर देती है, वैसी वहाँ की सुरभि थी, यानी कि सुगंध थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। फिर बेटा बोलता है कि माँ हाँ मैं इसी कहानी की बात कर रहा हूँ। कोई भी कहानी सुनने से मतलब था उसे, कोई भी कहे तो फिर वो कह देता है कि हाँ हाँ माँ मैं इसी कहानी की बात कर रहा हूँ। फिर आगे कहता है, माँ उसे कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिल बिंदु हिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। फिर उस वह माँ प्रकृति का वर्णन करती है कि वहाँ पे दृश्य कैसा था, जहाँ पे आपके पिता टहलते थे, चलने गए थे, वहाँ पे भ्रमण करने गए थे, वहाँ का वर्णन करती है कि वर्ण वर्ण के फूल, यानी कि अलग अलग प्रकार के वहाँ पे फूल खिले थे। फिर जो इस वक्त मौसम है वैसा ही मौसम था कि आपको पता होगा कि पत्तों पर बूंद आ जाती है सुबह सुबह, तो वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल था, दृश्य था। हल्के हल्के झोंके हिले मिले थे, यानी कि जो हवा एकदम से शांत से लहराती है और हमें ठंडक पहुंचाती है। और लहराता था पानी, यानी कि वहाँ पे जो पानी था उसमें लहर उठी हुई थी। फिर बच्चा बोलता है, फिर राहुल बोलता है, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अरे वाह, वहाँ पे ऐसा पानी भी लहराता था, हाँ हाँ मुझे ऐसी ही कहानी माँ सुननी थी, चलो आगे बढ़ाओ, ऐसा वह कहता है। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिदध होकर खग स्वर से, हुई पक्ष की हानि। फिर अब असली कहानी माँ शुरू करती है और कहते थे कि भाई गाते थे खग, खग यानी पक्षी, तो वो पक्षी है वो अपने सुरों में गाते थे। और फिर क्या कि सहसा एक हंस, सहसा यानी अचानक, अचानक हंस ऊपर से गिरा, बिदध होकर सर्स के बल वह वहाँ पे गिर जाता है। और फिर कहते हैं कि वह उसके पंख में हानि हुई पक्ष की हानि, यानी उसकी पंखों में ईजा हुई। इसलिए वह कहती है कि वहाँ पे जो हंस था वो नीचे गिर गया और फिर वो घायल, बिदध यानी कि घायल होकर खग यानी कि पक्षी सर के बल नीचे गिर गया। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। ओहो, उसके पक्ष में यानी कि पंखों में हानि हुई, तब तो ये दयाजनक करुणा वाली कहानी है। मामा आगे क्या हुआ बताओ ना, ऐसा राहुल कहता है। तब आगे माँ कहती है, चौंक उन्होंने उसे उठाया। किसने? समझ गए आप, सब लोग समझदार तो बहुत है। कि चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, उसने यानी खग ने यानी पक्षी ने। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। जैसे ही पक्षी जो हंस नीचे गिर गया था एकदम से घायल होके, तब उसके पिताजी ने, राहुल के पिताजी ने उसे उठाया तो हंस को तुरंत ऐसा एहसास हुआ कि हाँ अब मैं बच सकता हूँ। जैसा ही उसे ऐसा लगा, इतने में ही आंखें टक यानी हंस का शिकार जिसने किया था वह शिकारी, शिकारी यानी आंखें टक वह आया। लक्ष्य सिद्ध का मानी यानी कि वो उसका लक्ष्य था, उसने उसको वध किया था, इसलिए वह उसका शिकार है, इसलिए वह अपने शिकार को लेने आया, जिसका हक उस पे था तो वो लेने के लिए आया। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। ओहो, वो अपना लक्ष्य, वह अपना शिकार लेने आया, तो एक तरफ कोमल कहानी है कि पिताश्री उसे बचा रहे हैं और दूसरी तरफ कठिन कहानी है कि शिकारी उसे लेने आया। ओहो, अब आगे क्या होगा इस कहानी में? इसमें तो कोमलता भी है और कठिनता भी है, तो अब आगे क्या?
तब माँ फिर बताती है, मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी। कि शिकारी ने पक्षी तो मांगा, माता कहती है कि भाई आहत यानी घायल पक्षी तो मांगा, लेकिन तुम्हारे पिताजी भी रक्षक थे, क्योंकि उसके हाथ में है तो रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है, तो वो रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी यानी कि शिकारी, खगभक्षी यानी कि शिकारी हठ करने की ठानी, उसने जिद ली कि नहीं ये मेरा शिकार है, मैंने उसे घायल किया है, मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए ये मेरा ही होता है, इसलिए यह हंस आप मुझे लौटा दो। उसने ऐसी जिद की, तब वह जिद्दी बन जाता है। अब क्या होता है आगे कि हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। ओहो, शिकारी ने हठ की, जिद की, तो अब तो आगे कहानी बढ़ाओ, क्या आता है, चलो बताओ। तब फिर माता बताती है, हुआ विवाद सदै निर्दय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। हुआ विवाद, वाद विवाद, सोच अपनी अपनी में हम समझ गए कि आमने सामने जो बातचीत होती है, तो सदै निर्दय में कौन सी दी बातों के बीच ये विवाद हुआ, एक सदै है यानी कि रक्षक है, एक निर्दय है जो भक्षक है, उस दोनों में विवाद होता है। उभय आग्रही, यहाँ पे कहते हैं कि उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों अपनी तरफ से एकदम स्व विषय में यानी कि अपने अपने विषय में हठ लेकर बैठ गए थे, जिद लेकर बैठ गए थे कि राजा कहता था कि यह पक्षी मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसका रक्षक हूँ, और वह शिकारी यह कहता था कि नहीं ये मेरा शिकार है इसलिए वह पक्षी मेरा है। दोनों अपनी बात पे अड़े रहते हैं, कोई अपना पक्ष रखता नहीं था, इसलिए अब ये बात तो छोटी से बड़ी हो गई, तो वो न्यायालय में चली गई। न्यायालय में जाती है तो फिर सब लोग सुनते हैं और सभी लोग जानते हैं। तब फिर राहुल बताता है, सभी सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। ओहो, सब लोगों को पता चल गया, तब तो ये सभी में फैल गई है, तो अब आगे क्या हुआ होगा, ऐसा राहुल माँ से पूछता है। तब माँ राहुल को वापिस एक प्रश्न करती है। अब बढ़िया है बच्चों कि क्या जवाब देता है। माँ कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। अब माँ राहुल की परीक्षा करती है कि राहुल ने यह कहानी अच्छी तरीके से सुनी या नहीं। देखो आप लोग भी अच्छी तरीके से सुनना, क्योंकि यह जो काव्य है उसको कहानी के स्वरूप में आपको ही लिखना है। इसका बौद्ध पाठ भी आपको ही लिखना है कि यहाँ पे को जो सीख मिलती है वह सब कुछ आपको ही क्लास वर्क में लिखना है, इसलिए आप लोग भी इसे अच्छी तरीके से सुने। तो राहुल से माँ पूछती है कि राहुल अब तू ही बता कि क्या निर्णय लेना चाहिए। हाँ, न्यायालय में ये बात गई तो न्याय किसका पक्ष लेगा। तू निर्भय होके कर दे, यानी कि डरो मत, तुम जो भी कहोगे वह हमें स्वीकार होगा। तुम अगर न्यायालय में होते और तुम्हें इस बात का निर्णय करना होता कि यह पक्षी किसके पास जाना चाहिए, तो मैं भी जानूं कि तूने कितनी अच्छी तरीके से कहानी सुनी और तुम इस पक्षी को क्या न्याय देते हो। ऐसा माता राहुल से पूछती है। तब फिर राहुल कहता है, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। वो कहता है कि कहानी तो आप मुझे कह रही, मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन फिर भी माँ ने प्रश्न किया है तो बताना तो पड़ेगा ही। तो राहुल बताता है और बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि अगर राहुल को निर्णय करना होता तो वो क्या निर्णय करता। बच्चों अब एकदम ध्यान से सुनिए कि राहुल ने क्या निर्णय लिया। कोई निरापराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। वो कहता है कि अगर कोई निरपराधी को मारता है तो अन्य कोई उसे क्यों न उबारे, कि क्यों ना बचाए, बचा सकता है, क्योंकि हंस का कोई अपराध नहीं था, उसका कोई गुनाह नहीं था जो शिकारी ने उसका शिकार किया, तो वो निरपराध था तो उसे कोई भी बचा सकता है।
रक्षक पर भक्षक को वार, यानी कि हमेशा रक्षक ही बड़ा होता है, भक्षक बड़ा नहीं होता है, क्योंकि न्याय दया का दानी। राजा पक्षी पर दया करता है और शिकार पक्षी पर दया नहीं करता है। इसलिए राहुल यहाँ पे बताता है कि न्याय हमेशा दया का दानी होता है, वह दया का दान करता है, दया के पक्ष में रहता है। ऐसा राहुल जब माता से कहता है तब माँ एकदम भाव विभोर हो जाती है। एकदम से वह कहती है राहुल से, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। वाह बेटा, सचमुच तूने पूरी कहानी इतनी अच्छी तरीके से सुनी और इतनी अच्छी तरीके से समझी कि जो तुमने निर्णय बताया है वह बिल्कुल ठीक बताया है, ऐसा ही निर्णय होना चाहिए। तो तुमने बहुत अच्छी तरीके से यह कहानी सुनी है और इसका तुमने उत्तर भी दिया है। तो बच्चों, इस काव्य की समझूती हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। और इसमें जो भी शब्दार्थ है, अभ्यास के प्रश्न है, स्वाध्याय के प्रश्न है, वह सब अपनी क्लास वर्क में लिखने हैं। और इसमें जो भाषा सज्जता आती है बच्चों, भाषा सज्जता में क्या है कि यहाँ पे है कि भाई मेरा प्रताप ही ऐसा है, ऐसे वाक्य आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और फिर क्या कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि भाई वह खान में भीतर रहता था। तो यहाँ पे जो भी वाक्य दिए गए थे उसको वाक्य को एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर देखने का प्रयत्न कीजिए कि यहाँ पे जो भी क्रियाएं हो रही है वो क्रिया है कब की है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, क्रिया इस वक्त शुरू हुई है या क्रिया अब आगे होने वाली है। तो यह हम 7वीं कक्षा में अच्छी तरीके से सीख गए हैं कि जो क्रिया पूर्ण हो गई होती है उसे हम भूतकाल कहते हैं, जो क्रिया इस वक्त शुरू है वह वर्तमान काल है और जो क्रिया आगे होने वाली है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। आपके यहाँ इस तरह क्रिया के 3 काल होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है और तीनों काल के नाम भी दिए हैं और नीचे क्रियापद के अंग है वह दिए भी है कि किसमें कैसा आता है, जो हम 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये पूरी भाषा सज्जता क्लास वर्क में लिखनी है और इसके नीचे जो यह वाक्य दिए गए हैं, यह वाक्य आपको अपनी क्लास वर्क में लिखने हैं। रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो ये वाक्य लिखना है और उसके सामने वह कौन सा काल है वह बताना है। उसके नीचे फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए यानी कि मैंने किताब खरीदी, तो ये कौन सा काल है, भूतकाल है, यह हमें समझना है। और इसके नीचे जो आखिरी प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखिए, यानी कि आपको वाक्य लिखना है कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा काल है। एक बता देती हूँ कि यह वर्तमान काल है, तो कौंस में क्या लिखा है, इसको हमें भविष्य काल बनाना है। तो मैं अहमदाबाद जाऊँगा, ऐसा वाक्य आएगा। तो दूसरे वाक्य है वह अपने आप बनाने हैं और क्लास वर्क में लिखने हैं। और अब इस इकाई की प्रवृत्ति में आपको देती हूँ कि ऐसे है कोई संवाद वाली कविता आपको क्लास वर्क में प्रवृत्ति के दौर में लिखनी है। तो इस इकाई की प्रवृत्ति है कि ऐसी ही कोई कविता जिसमें संवाद आता हो वह अपनी क्लास वर्क में लिखनी है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इकाई में, तब तक के लिए उसे आप पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।